सभी साथियों का सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं आरएस 2024 की विज्ञप्ति पर। जी हां, 2024 आरएस की विज्ञप्ति निकल चुकी है और यूं तो आपने इस वैकेंसी को देख लिया है, स्टडी भी किया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ जो ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे बिंदु है जिन पर डिस्कस करना ठीक समझता हूं, इसलिए मैं आपके सामने आज आया हूं। इस विज्ञप्ति में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें गलती होने की संभावना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि अगर ये गलतियां होती है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी एक लंबे समय की जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ही चली जाए। आपको वेट है कि कब आरएस 2024 की विज्ञप्ति निकले और हम उसमें आवेदन करें, फॉर्म भरें और हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ें। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप काफी साथी लंबे समय से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूं इस विज्ञप्ति पर खास बिंदुओं पर। साथियों, सबसे पहली बात तो ये एक अच्छी खबर है कि इसमें कुल 733 पद निकाले गए हैं, जिसमें राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवाओं दोनों के पद शामिल है। राज्य सेवाओं के इसमें 346 पद है और अधीनस्थ सेवाओं के 387 पद है। अब इसमें जो सबसे खास बात आती है, एक तो इसमें लेवल 10 से लेकर के लेवल 14 तक के पद शामिल है। फिर बात करें इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ध्यान देना, टीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों में आवेदन कर सकते हैं, दोनों कैटेगरी में, लेकिन नॉन टीएसपी के केवल नॉन टीएसपी में ही करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर साथियों, इसमें आता है जो आप देखना अधीनस्थ सेवा वाले, इसमें 1, 3, 12, 22 और 25 इसमें आते हैं देवस्थान, सहकारिता, खाद्य आपूर्ति, श्रम कल्याण और कृषि विपणन वाले विभाग। इन विभागों में जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं उनके लिए कुछ पद रिजर्व हैं। तो आप लोग जो पहले से इन विभागों में कार्यरत है तो उनको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय उस आवेदन में अपनी कैटेगरी डीसी जरूर लिखें, विभागीय कर्मचारी, उसमें ऑप्शन होगा। वो अगर मिस्टेक करोगे, अगर नहीं लिखोगे तो आपके उसमें इसके रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। फिर बात आती है अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए, जो कि पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत है। उनको ध्यान रखना है। उनके लिए एक तो खास बात है कि अगर उनको 5 वर्ष या इससे अधिक का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को उसके अंदर जरूर शो करना है और ये एक्सपीरियंस माना जाएगा 1/1/2025 की डेट को इसकी गणना की जाएगी। फिर बात आती है कि एक तो डीसी और दूसरा एनजीई, नॉन गजेटेड और विभागीय कर्मचारी, ये एक दूसरे के अंदर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप उसमें इस चीज को शो जरूर करें उसमें, नहीं तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। एक इसमें टिप्पणी में जो बात दे रखी है, ये कह रहा है कि डीसी वर्ग के रूप में संबंधित विभाग के मंत्रालय कर्मचारी पात्र माने जाएंगे और अन्य विभागों के मंत्रालय और अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को डीसी वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। उन्हें केवल एनजी वर्ग के पदों के विरुद्ध आवेदन करने पर उनकी पात्रता पर विचार किया जाएगा, यानी कि लाभ दे होगा। तो ये आपको इसमें टिप्पणी को ठीक से स्टडी करना। इस टिप्पणी में 4 बिंदु दे रखे हैं, इसको आप ठीक से स्टडी करें ताकि आप पहले से कार्यरत जो लंबे समय से काम करे विभागों में, उनको इस चीज का पूरा फायदा मिल जाए। फिर मैं शैक्षणिक अर्हता की बात करूं तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर कर रखी है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन एक बात और कि जो अंतिम वर्ष में फाइनल ईयर में अपीयर हो चुका है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आयु सीमा की अगर बात करें तो इसमें 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है जो कि पहले से सेवा में नहीं है, ये उसके लिए, ठीक है। 40 से ऊपर हुआ तो वो नहीं कर पाएगा, 40 से अगर ज्यादा होगी तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पहले से ही वो किसी विभाग में कार्यरत है तो उसके लिए 25 से लेकर के और 45 वर्ष तक की आयु निर्धारित है
25 से 45 तक का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है जो कि पहले से किसी विभाग में कार्यरत है। अच्छा, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा स्कीम के बारे में तो साफ साफ दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 19 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक का आपके पास समय है। आप इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं, देर नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों, एक बात बता दूं कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक है, इसमें आपको ध्यान देना है। अक्सर 15 दिन का एक्सटेंशन इसके अंदर मिलता है ऐसी बड़ी परीक्षाओं में। तो लगभग 15 यानी कि 15 नवंबर तक का समय भी इसमें आवेदन की प्रक्रिया में जा सकता है। तो नवंबर महीना आप पूरा इसमें मान ले। अब आपके पास जो टाइम बचा है उसके हिसाब से अगर देखें तो परीक्षा आपकी जो प्री है वो आपके जनवरी और फरवरी के बीच जा सकती है। यानी आप जनवरी या फरवरी को आप एग्जाम का माह मानते हुए प्रिपरेशन करें, ताकि आपको एक मैनेज कर सकते हो उस पूरे टाइम को या सिलेबस को। मेन एग्जाम का है वो लगभग जुलाई तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी इसमें जो प्री एग्जाम है, ध्यान देना, उसमें केवल जीके है, जीके और जीएस, और 200 नंबर का है, आपको प्रिपरेशन करनी है। और मेन एग्जाम में 4 पेपर होंगे, लेकिन लगभग चारों ही जीके और लैंग्वेज से जुड़े हैं। तो जो वैकेंसी में दे रखा है आप आराम से समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भरें तो उसमें आपका लेटेस्ट फोटो, थंब इम्प्रेशन, ठीक है, और आपके सिग्नेचर, इस चीज को आपको उस पर अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठो तो इससे आपको ये फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर उससे मैच किए जाएंगे। अगर ये मैच नहीं होते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें आप ठीक से, फोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर को आप ठीक से अपलोड कर लें उसमें, और एग्जाम के टाइम ध्यान रखें कि आपकी ये चीजें उसमें मैच करें, ताकि आपको अनावश्यक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये इसके अंदर मुख्य बातें थी, मेन बातें आपको मैंने बता दी है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप प्रिपरेशन करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। टेलीग्राम पर सीएमपीसी चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।